अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो ये गोसियन थान है, क्योंकि कामेट भी इंडिया में, त्रिशूल भी इंडिया में, नंदा देवी भी इंडिया में, ये गोसेन थान इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये कामेट भी इंडिया के अंदर ही है। अब देखो, ये है माउंट आबू अरावली हिल्स पे, हमें पता है शिमला, शिमला का रिलेशन इससे है, पार पिंजल रेंज से। ठीक है, शिमला का रिलेशन किससे है, पार पिंजल रेंज से। एक सेकेंड दोस्तों, आज हम डिस्कवर करेंगे पीर पंजाल रेंज की 3 खूबसूरत लेक्स। ये हमारे पास सामने डुबसर आ गया, और इसी के थोड़ा हम लेफ्ट में चलें तो हमारे पास आएगा कटोरी सर, या इसको हम लोग अंडूसर भी बोलते हैं। और इसी के थोड़ा लेफ्ट में नीचे नीचे वाली साइड नीलसर आ गया। पंजाल रेंज की 3 खूबसूरत लेक्स। ये हमारे पास सामने डुबसर आ गया, और इसी के थोड़ा हम लेफ्ट में चलें। The Pir Panjal range is the largest range of the lower Himalayas, extending through Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, with its eastern end influencing the geography north of the Shimla region. जैसे हमने पीर पांजाल रेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शिमला एज पार्ट ऑफ सेम लेसर हिमालय। हमने पढ़ा था ना, पीर पांजाल रेंज इज कस टू लेसर हिमालय, मतलब इसमें हिमालय कम होता है, शिमला में भी हिमालय कम है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है जियोग्राफिकल सिस्टम से। तो इसका मतलब इसका आंसर यही है, इस वाले का आंसर, कि मतलब शिमला तो पीर पांजल रेंज में, और उटकमंड जो है, उटकमंड क्या चीज़ है नीलगिरी हिल्स में। What is Utakmand in Nilgiri Hills? Udhagmandalam, also known as Ooty, is a well-known hill station in the Nilgiri Hills. It's famous for its cool climate, tea and botanical gardens, and the Nilgiri Mountain Railway, which is a UNESCO site. तो उटकमंड जो एक हिल स्टेशन है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स कैसे बनती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मिलने से, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब आगे, द न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर नोन एज टेरिटरी माउंटेन्स। द रीजन क्या है इसका, दे आर फॉर्म्ड मेनली विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो ये बात तो सही है कि जो नई नई माउंटेन बन रही है उनको हम बोलते हैं टेरिटरी माउंटेन्स। टेरिटरी माउंटेन्स मतलब वलित पर्वत, वलित पर्वत मतलब जो नया बन रहा है वो वलित पर्वत। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म्ड बाय मेनली द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये रीज़न गलत है। तो स्टेटमेंट सही है बट उसका रीज़न गलत है। सो आंसर क्या है, सी। सी आंसर, मतलब स्टेटमेंट सही है पर ये गलत है, ये रीज़न गलत है। स्टेटमेंट सही, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दे आर फॉर्म्ड मेनली विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये गलत है। अब इसका, दे द न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर नोन एज टेरिटरी माउंटेन्स, दे आर फॉर्म्ड मेनली एट द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये क्या बोल रहा था, कंस्ट्रक्टिव, वो बनती है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। These mountains are result of compressive force triggered by endogenic force. The most of the mountains were formed in different period of Cenozoic era. Territory epoch wise new fold mountain is called territory mountains. ठीक है, अब इसको लगाते हैं। अब देखो, सेंटर इंडिया यानी कि इंडिया के जो बीच से जाती है उसको बोलते हैं विंध्य माउंटेन, विंध्य पर्वत श्रेणी। तमिलनाडु से जो होके जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के जो पीक पॉइंट पे मिलती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है नीलगिरी। जहाँ वेस्टर्न और साउथर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। राजस्थान में कौन सी है, अरावली, राजस्थान में अरावली है। झारखंड में कौन सी है, झारखंड में राजकमल हो गया। ये बिल्कुल सही लगाया मैंने। द इम्पोर्टेंट रेंज ऑफ धनुंधर एंड पीर पंजर लोकेटेड इन। धनुधार ये शिवजी और पार्वती वाला धनुधार है, और पीर पिंजल भी वही वाला है। तो इनकी इम्पोर्टेंट रेंज कहाँ है, तो पीर पिंजल से मुझे याद आया, पीर पिंजल लेसर हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, पीर पिंजल से मुझे याद आया लेसर हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट ऑल द फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री। कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंट्री के सारे ही
फीचर पता चलते हैं तो वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट है जिसमें कंट्री के सारे फीचर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं। वेस्ट बंगाल रिप्रेजेंट ऑल द फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री एज हिली रीजन, मतलब वहाँ पे पहाड़ भी हैं, दार्जिलिंग, प्लेन एरिया भी है, गंगा भी है, प्लेन रीजन भी है, पेनिसिलर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट भी है, कोस्टल रीजन भी है कोलकाता, और गंगा सागर एरिया भी है। तो वेस्ट बंगाल जो हमारे देश में है उसके अंदर सब कुछ है, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटियो एरिया। अभी प्लेटियो एरिया मतलब जो प्लेटो एरिया किसको बोलते हैं? पठारी क्षेत्र एक बड़ा ऊंचा भूभाग होता है जिसका ऊपरी भाग अपेक्षाकृत सपाट होता है और जो आसपास के भूभाग से तेजी से ऊपर उठता है, जिसे अक्सर टैबलैंड कहा जाता है। ज्वालामुखी गतिविधि, मैग्मा के ऊपर उठने या अपरदन से निर्मित ये व्यापक भू आकृतियां दुनिया भर में पाई जा सकती हैं, जैसे कि तिब्बती पठार या दक्कन पठार, और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र। क्या साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु सब पठार में स्थित हैं? दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भौगोलिक रूप से केवल पठार पर नहीं, बल्कि पठार, दक्कन, तटीय मैदानों और पर्वतों, पश्चिमी घाट के मिश्रित भूभाग पर स्थित हैं। कर्नाटक का अधिकांश भाग दक्कन पठार पर है, जबकि केरल और तमिलनाडु में तटीय मैदान और पश्चिमी घाट प्रमुख हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर पठार? छोटा नागपुर पठार का पार्ट कौन सा नहीं है? छोटा नागपुर पठार कवर्स सो मच झारखंड स्टेट। छोटा नागपुर पठार जो है ना वो झारखंड को बहुत ज़्यादा कवर करता है, और वो साथ में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ को भी कवर करता है। ये देखो, ये रहा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ये रहा छोटा नागपुर पठार। क्या लिखा है? पठार इन झारखंड। तो छोटा नागपुर पठार जो है ना ये झारखंड में है मेनली, लेकिन ये साथ में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मेन जो है वो झारखंड में ही है। मेन कहाँ है? मेनली वो कहाँ है? झारखंड में ही है। लेकिन बिहार में नहीं है। ठीक है, तो बिहार है इसका आंसर, बिहार में नहीं है बिल्कुल भी छोटा नागपुर पठार। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? छत्तीसगढ़, अच्छा छोटा नागपुर पठार, तो ये तो सीधा झारखंड लगा दो, ये तो झारखंड में ही है। छत्तीसगढ़ प्लेन, अच्छा महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश मलंद। अच्छा, तो ये जो मलंद जो है, मलंद इज अ हाईली रीजन ऑफ कर्नाटका। मलंद कर्नाटका के अंदर है, मलंद कर्नाटक के अंदर है मलंद। एक बार जरा इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ प्लेन है। महाराष्ट्र रेन शैडो स्टेट, तो रेन शेडो रीजन जो है वो महाराष्ट्र में है और 30% स्टेट को कवर करता है, और वेस्टर्न घाट, शायदरी, इन सब चीज़ों में महाराष्ट्र में ही, नासिक, पुणे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। Malnad or Malenadu is a lush, hilly region in Karnataka's western Ghats, known as the land of hills, rain, famous for dense rainforests, high rainfall, Agambe, waterfalls, jog falls, coffee, areca nut plantations, and rich biodiversity. This rich area offers scenic drives, trekking, unique cuisine, and historic temples, making it a popular spot for nature lovers seeking misty landscapes and peaceful retreats amidst abundant greenery and rivers like the Tunga and Bhadra. अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, धनबाद इज द मोस्ट डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर पठार। धनबाद, तो धनबाद में क्या क्या है? फर्टाइल सोइल है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है कैनाल की, दामोदर की, अवेलेबिलिटी कोल, आयरन और निकल सब कुछ है, और डेवलपमेंट है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ओल है इसका आंसर। मेघालय पठार
किसका पार्ट है? मेघालय पठार किसका पार्ट है? मेघालय पठार है इंडियन पेनिसुलर प्लेट का पार्ट, ये रहा, इसका पार्ट है, पेनिसुलर रेंज का पार्ट है, ठीक है। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट किसका एक्सपेंशन है? प्लेटोसेटोटीन और रिसेंट डिपॉजिट का, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्लेस्टोसीन और रिसेंट डिपॉजिट। द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कोल्ड। फ्लैट प्लेन्स जो है उन्हें शिवालिक हिल्स, उसका आंसर है डी, भाबर। फ्लैट प्लेन्स जो है अलोंग द सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड भाबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया का क्या मतलब होता है? लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, तो ये ऊपर वाला देख लिया कि भाबर है। भाबर कौन सा एरिया है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया है भाबर? भाबर सबसे ज़्यादा सब हिमालयन रीजन का, नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया भाबर। अब देखो, नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव द सम पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। नॉर्थर्न प्लेन जो है विंटर सीजन में कुछ पार्टिसिपेशन रिसीव करते हैं, और इसका कारण इन्होंने क्या, इसका रीज़न क्या बताया है इन्होंने? इसका रीज़न बताया है नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव ड्यूरिंग विंटर। तो रीज़न गलत है, स्टेटमेंट सही है। रीज़न गलत है, स्टेटमेंट सही है। तो बोथ, सो इसका आंसर है बी, मतलब बोथ सही है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है। आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों सही है, दोनों ही सही है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव ड्यूरिंग विंटर, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की सही नहीं है। तो देखो, कैचमेंट एरिया क्या होता है? ये वो होता है, एक मिनट को हिंदी में सुनते हैं। कैचमेंट एरिया का हिंदी में अर्थ जल ग्रहण क्षेत्र या आवाह क्षेत्र है। ये वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां बारिश का पानी एक ही जगह पर इकट्ठा होकर नदी, झील या नाले में बहता है, जिसे वाटरशेड भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया है पूरे इंडिया में वो तो गंगा नदी का है, लेकिन इनमें गंगा ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है गोदावरी का। इनमें सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है गोदावरी का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, लेह इज़ लोकेटेड। लेह कहाँ स्थित है? लेह कहाँ स्थित है? इंडस वैली के राइट बैंक में, इंडस वैली के राइट बैंक में, इंडस वैली के राइट बैंक में, इंडस वैली के राइट बैंक में स्थित है लेह। लेह कहाँ स्थित है? इंडस वैली के राइट बैंक में, राइट बैंक ऑफ इंडस वैली। अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर ट्रांस हिमालयन है? झेलम, गंगा, सतलुज, रावी। तो देखो, ट्रांस हिमालयन रिवर वो होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं बियॉन्ड द ग्रेट हिमालय, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। तो झेलम, गंगा और रावी तीनों हिमालय से निकलती है। झेलम, गंगा और रावी तीनों हिमालय से निकलती हैं। तो कौन सी? झेलम, गंगा और रावी, झेलम, गंगा और रावी तीनों हिमालय से निकलती हैं। अच्छा, जो बियॉन्ड, अच्छा एक सेकेंड, ट्रांस हिमालयन रिवर उन्हें बोलते हैं जो बियॉन्ड होती हैं। मतलब ये झेलम, गंगा, रावी ये तीनों तो हिमालय से निकलती हैं, लेकिन जो हिमालय से नहीं निकलती है वो होती है ट्रांस हिमालयन रिवर, तो वो है सतलुज, वो है सतलुज। अब देखो, दूध गंगा किसे बोलते हैं? दूध गंगा किसे बोलते हैं? चार्ल्स कुल। दूध गंगा किसे बोलते हैं? जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। और दूध गंगा किसे बोलते हैं? कृष्णा। देखो, दूध गंगा ऑल्सो कॉल्ड चार्ल्स कुल इन कश्मीर, रिवर इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, दूध गंगा जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। एक बार देख लेते हैं दूध गंगा को। हु इज दूध गंगा? आपको अभी ये सबको लेके चलेंगे जम्मू कश्मीर और वहाँ के रिवर्स देखेंगे। सबसे पहले रिवर है झेलम, जो वेरिडंग नाम के एक स्प्रिंग से ऑरिजिनेट करती है। झेलम इंडस की ट्रिब्यूटरी है और ये जम्मू कश्मीर में इंटर करने के बाद श्रीनगर के पास पहुंचती है। यहाँ इस नदी के पास सबसे पहले मौजूद है डल लेक, और ऐसा माना जाता है कि डल लेक की फॉर्मेशन झेलम से फ्लड के कारण हुई थी। यहाँ से आगे बढ़ के ये रिवर बनाती है वुलर लेक, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक।
वुलर लेक मेनली बारामूला और बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके बाद बारामूला को क्रॉस करके झेलम पहुंचती है मुजफ्फराबाद और फिर पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। दूसरी है चेनाब रिवर, जिसका ऑरिजिन दो स्ट्रीम्स चंद्रा और भागा के मिलने से होता है। जम्मू कश्मीर में एंट्री के बाद ये नदी किश्तवाड़, डोडा, रामबन और रेसी होते हुए पहुंचती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू से निकलकर ये पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर झांग के पास झेलम में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट रिवर है तावी, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिनेट होती है। डोडा के बाद उधमपुर। दांतों में झंझना। ये जम्मू कश्मीर की दूध गंगा, जम्मू कश्मीर की दूध गंगा, ये रही जम्मू कश्मीर में दूध गंगा है, ये रही जम्मू कश्मीर की दूध गंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। देखो सतलुज भी इंडिया में, चेनाब भी इंडिया में, रावी भी इंडिया में, बीज है जो इंडिया में नहीं है। बीज इंडिया में नहीं है तो बीज कहाँ पे है फिर? तिब्बत में। बीज तिब्बत में शायद। बीज रिवर ओरिजिनेटेड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। अरे अच्छा एक मिनट, बीज भी इंडिया में, मतलब सतलुज इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। अच्छा सतलुज इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, इंडिया में होती है पर ओरिजिनेट नहीं होती। अच्छा कृष्ण गंगा इज अ, सतलुज नदी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, इंडिया में बहका आती है पर ओरिजिनेट नहीं होती। ठीक है, ओरिजिनेट तिब्बत में होती है। अब देखो कृष्ण गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। कृष्ण गंगा किसे बोलते हैं? कृष्ण गंगा किसे बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी ऑफ। ऑप्शन सी झेलम। कृष्ण गंगा झेलम से बनती है। कृष्ण गंगा झेलम की सहायक नदी है। कृष्ण गंगा झेलम की सहायक नदी है। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी होके गुजरती नहीं है? तो झेलम उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती। ठीक है, झेलम उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय को 3 रेंज में डिवाइड करती है, ऐसी कौन सी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। तो इसका आंसर है बी, सतलुज। ठीक है, इसका आंसर है बी, सतलुज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 रेंज को काटती है। ठीक है, सतलुज लाइज इन राकस्थल नियर मानसरोवर लेक, तिब्बतियन पठार एंड इट इज नोन एज लांगचन कामबाब। अच्छा तो 3 रेंज होती है, जांस्कर रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज और धौलाधार रेंज। अच्छा जांस्कर पहले एक पहाड़ी आती है, फिर हिमालय पहाड़ी आती है, फिर धौलाधार आती है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करती है। भला कौन? सतलज, हिमालय को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कट अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालय। 3 रेंजेस, तो सतलुज नदी हिमालय को 3 रेंज में डिवाइड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर। लद्दाख और जस्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जस्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जस्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी नदी है जो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग होता है, जिनका जो इमर्ज यानी कि निकलती है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से। तो वह ब्रह्मपुत्र और इंडस।